Okay, so good afternoon, everyone. Online students also, good afternoon to you. तो देखिए हम बहुत सारी इधर उधर की जो बातें हैं ना कि सब्जेक्ट क्या है, कितने मार्क्स का है, पेपर कैसा आएगा, पढ़ाई कैसे करेंगे, तू नोट्स किस टाइप के देगा, टेस्ट कैसे होगी, आंसर कैसे लिखेंगे, एमसीक्यू का क्या होगा, केस स्टडी एमसीक्यू का क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव कैसे करेंगे, जमाने भर की इधर उधर की जो बातें, ये सब वन बाद में करेंगे थोड़े दिनों के, एक हफ्ते के बाद। आज हम पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छे से जरा। बाकी सब मैं कौन हूं, मैं क्या करूंगा, आप क्या करोगे, कैसे होगा, मैं देख आई कुड सी निखिल सर हैज ऑलरेडी टॉक्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो सब बातें स्ट्रेटेजी अपन बाद में बनाएंगे, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा पढ़ने के बाद में फिर देखेंगे स्ट्रेटेजी के बारे में। कंपनीज एक्ट 2013 ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, 60 मार्क्स है, 60। कंपनीज एक्ट के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। आपने ऑलरेडी फाउंडेशन में थोड़ा बहुत कंपनीज एक्ट तो पढ़ा ही है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कुछ बेसिक्स वहां पर से हम रिवाइज करेंगे और बाकी यहां पर थोड़ा और हम डीप में देखेंगे। बेसिकली अपने पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि हम जो एक्ट है, बेयर एक्ट तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, देखो उसमें से पढ़ने जाओ तो मतलब हालत खराब हो जाती है। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन समझते हो ना, प्राइवेट कंपनी, डू यू नो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी? 200 से ज्यादा मेंबर नहीं होना, शेयर ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन होना, पब्लिक को शेयर्स और डिबेंचर्स इशू कर नहीं सकते हैं, और मिनिमम पेड अप कैपिटल जितनी बताई जाए उतनी होना। ऐसी कंपनी को अपन क्या कहते हैं? प्राइवेट कंपनी। अब एक वर्ड होता है बेयर एक्ट, कभी सुना आपने बेयर एक्ट? मतलब भारत सरकार ने जैसा एक्ट पास करा था बिल्कुल वैसा का वैसा अगर एक्ट को पढ़ा जाए तो उसको क्या कहा जाता है? बेयर एक्ट कहा जाता है। तो बेयर एक्ट में से तो पढ़ना अपने आप में ना बहुत भारी काम होता है। जैसे मैं आपको प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन के थ्रू ही इस बात को समझाता हूं। देखो मैं इसको, ये बेयर एक्ट है, जैसा गवर्नमेंट ने पास करा बिल्कुल वैसा का वैसा, उसमें कोई एडिशन कोई डिलीशन कुछ भी नहीं है। यहां देखो, private company means a company having a minimum paid up capital as may be prescribed and which by its articles restricts the right to transfer its shares except in case of one person company limits the number of its members to 200 provided that where two or more person hold one or more shares in a company jointly they shall for the purpose of this clause be treated as a single member provided further that person who are in employment of the company and persons who having been formerly in the employment of the company were member of the company while in that employment and having continued to be members after the employment ceased shall not be included in the number of members and prohibits any invitation to public to subscribe for any securities of the company। ऐसी डिफिकल्ट सी लैंग्वेज होती है बेयर एक्ट की, और उसके अंदर एक्सप्लेनेशंस, एग्जांपल्स, वो सारी चीजें नहीं होती है। तो हम बेयर एक्ट से नहीं पढ़ने वाले, आपको सी इंटरमीडिएट लेवल पे उस तरह से एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता है। हम कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे नोट्स में से। नोट्स कैसे नजर आने वाले? कुछ ऐसे सिंपल फॉर्मेट में आपके नोट्स होंगे जिसमें कि बेसिकली सेक्शन वाइज पूरा अरेंजमेंट आपको मिलेगा। तो हम जो नोट्स आपको मिलेंगे ना वो सेक्शन वाइज अरेंज्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। और नोट्स के साइड में मैंने चीजों को आसान करने के लिए ऐसा एक कॉलम चलाया हुआ है जिसको मैं कहता हूं मेमोरी हुक्स। लुक एट दिस, समथिंग लाइक दिस, जिससे कि चीजों को पढ़ना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और जब तक ये ऐसी असर करेगा, मेरी क्लास तब तक खत्म हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए ये विंडो ओपन कर देना मेरे पास वाली, बाद में फिर बंद कर देना। तो कोई भी चीज को जब हम पढ़ेंगे तो यहीं पर साइड में आपको बड़ी इजी सी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे हम पढ़ेंगे की मैनेजरियल पर्सन, तो मेमोरी हुक में यहां लिखा हुआ है कंपनी के खास लोग। ऐसे पढ़ते ही लॉ की जो लैंग्वेज का एक थोड़ा सा फियर होता है वो आपका जाएगा,
क्योंकि यहां पर से आप देखोगे कि अरे हाँ ये आसान सा कुछ लिखा हुआ है और उसको साइड में मैं पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, यानी कि बलि का बकरा। जब भी कंपनी में कुछ गलत होगा तो किसको पकड़ करके हलाल करेंगे, ये वो आदमी है। इस तरीके से ये पर्दा भी खोलना पड़ेगा ना, नहीं तो खिड़की खोल के कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा ऊपर उठा के फोल्ड कर दो ना पर्दे को। हाँ बस ठीक है। तो ये तरीके से नोट्स आपको मिलेंगे जो आपको खुद पढ़ने होंगे, और इनकी जो समरी होगी पॉइंट्स की वो सब आपको यहां पर इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के फॉर्म में नजर आएगी, जिसको न केवल हम यहां पे पढ़ेंगे बल्कि साथ में उसको नोट डाउन भी करेंगे। जो यहां नजर आएगा स्क्रीन पे वो सब इवेंचुअली ग्रेजुअली आपकी कॉपी में भी दिखेगा। तो कंपनी लॉ में अगर मैं आपको बताऊं मेरे नोट्स के अंदर जाकर के, आपको पता होगा ना कि एमएस वर्ड में एक वर्ड काउंट की फैसिलिटी होती है। 80,000 शब्द के नोट्स हैं ये, 80,000 वर्ड्स हैं इसके अंदर। पर डोंट वरी, ये पूरे 80,000 शब्द आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। इसमें से वैल्यू पॉइंट्स या यूं कह दो की पॉइंट्स मैं आपको एक्सट्रैक्ट करके यहां पे दिखाऊंगा, और 300 स्लाइड्स में लगभग 3,000 ऐसे शब्द आपको मैं यहां पर दिखाऊंगा। तो थैंकफुली आपको पूरे 80,000 शब्द तो नहीं याद करने पड़ेंगे, पर ये 3,000 शब्द तो आपको रटने ही पड़ेंगे। नहीं सर मुझे रटना वटना पसंद नहीं है, ओह माय गॉड आप गलत कोर्स में आ गए। आपको आईआईटी करना चाहिए था, आपको आईपीएम की एग्जाम देनी थी। आपने सीए चुना है, इसमें से 600 में से तकरीबन 350 400 नंबर थ्योरी है और 250 नंबर अप्रोक्सीमेटली प्रैक्टिकल है, हार्डली सब मिला करके। तो आपने एक कोर्स चुना है विच इज थ्योरी डोमिनेटेड कोर्स विच ऑल्सो हैज न्यूमेरिकल, एंड इफ यू से कि मुझे थ्योरी पसंद नहीं है या मुझे रटना पसंद नहीं है, तो फिर यू आर ऑलरेडी इन अ रॉन्ग कोर्स, यू मस्ट चेंज इट। देन रटना तो पड़ेगा बिकॉज सी एग्जामिनेशन इज मोर अ टेस्ट ऑफ मेमोरी। आपको कितने अच्छे से सब बातें याद हो जाती है इस बात की टेस्ट है। तो ऐसे 3,000 पॉइंट आपको रटना है, और चूंकि वो पॉइंट रटने में आसान रहे इसीलिए उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम लोग यहां पर देखेंगे। ये अपने पढ़ने का तरीका है। चलो तो पढ़ते हैं। कंपनी की डेफिनेशन सबसे पहले हम समझते हैं। जो कंपनी वर्ड है ना वो 2 वर्ड से मिलकर के बना है, वन इज कॉम एंड वन इज पेनी। कॉम, there are 2 Latin words. Com is together, penny means bread. तो इंग्लैंड में बिजनेसमैन लोग अपना लंच साथ में कर लेते थे, और लंच करते करते वो बिजनेस की बातें डिस्कस कर लिया करते थे। ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कहा गया था? कंपनी। दिस इज हाउ द वर्ड कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। बट डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सेक्शन 2, आपको मालूम है ना ऐड को टुकड़ों में बांटा जाता है। जैसा आप जब 5th क्लास में थे, 10th क्लास में थे, तो 10th क्लास में आपके स्कूल में से 150 बच्चे थे, एक साथ तो बैठते नहीं थे, उनको क्या करते थे? बांट देते थे। किसमें? सेक्शंस में। तो ऐसे ऐड को भी बांट देते हैं, और हर एक टुकड़े को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेक्शन। फिर और बांटते हैं तो सब सेक्शन, फिर और बांट देते तो क्लॉज, फिर और बांट देते हैं तो सब क्लॉज। इसके अलावा एक्ट में होते हैं इलस्ट्रेशंस, एक्सप्लेनेशंस, प्रोविजो, ऐसी सारी चीजें एक्ट के अंदर होती है। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि दिस इज सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 20, एक्चुअली दिस इज सेक्शन 2 एंड क्लॉज 20। इन दोनों में मैं फर्क बताता हूं कि कब सेक्शन के अंदर सबसेक्शन आती है और कब सेक्शन के अंदर सीधे ही क्लॉज आ जाता है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये देखिए, दिस इज
सेक्शन नंबर 1, ये सेक्शन का टाइटल है, सेक्शन का नाम है, यूं कह दो, ठीक है। ये है सेक्शन नंबर 1 और उसके अंदर डायरेक्ट क्या चालू हो गया ब्रैकेट में 1, तो दैट इज सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 1। लेकिन जब मैं सेक्शन 2 पे आता हूं जो कि डेफिनेशंस को लेकर के, बिल्कुल सही कहा आपने, तो यहां क्या हुआ, नंबर 2 के बाद डायरेक्ट ब्रैकेट में 1 नहीं आया, एक पैराग्राफ आ गया, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, और उसके बाद फिर नंबरिंग स्टार्ट हुई, दिस इज नंबर 1। तो ये क्या कहलाएगा अब, क्लॉज। सेक्शन के अंदर डायरेक्ट नंबरिंग चालू हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, सब सेक्शन। बट सेक्शन के अंदर एक लाइन शुरू हो गई और उस लाइन के अंदर नंबरिंग शुरू हो गई तो उसको फिर क्या कहा गया, क्लॉज। ओके, तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी वर्ड को डिफाइन करा है। डेफिनेशन अगर एक नॉन कॉमर्स नॉन लॉ स्टूडेंट पढ़े तो वो हंसेगा इस पर। कंपनी मीन्स अ कंपनी, वंडरफुल, बहुत खुशी की हुई। हम तो समझ रहे थे कंपनी मीन्स अ प्रोपराइटर, कंपनी मीन्स अ पार्टनर, इन्होंने तो अच्छा हुआ बता दिया कंपनी मीन्स अ कंपनी। आई एम सॉरी, कंपनी मीन्स अ कंपनी, आंखें खुल गई हमारी। इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। एक लेमैन को समझा दो आप ये वाली डेफिनेशन। छोटा भाई पूछे आपसे कि भैया ये क्या न्यूज़पेपर में आता रहता है, कंपनी कंपनी, बताना क्या है ये, और तुम बता रहे हो उसको, सुन छोटे, कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। वो बोलेगा मुझे पता था, तेरे को कुछ भी नहीं आता है। वाकई इस डेफिनेशन से पता नहीं चलता है कि व्हाट इज कंपनी, बट याद करने के लायक डेफिनेशन है। कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का पता है मतलब क्या है, रजिस्टर में नाम लिखवा दो तो क्या हो जाते हो, रजिस्टर्ड। यू आर नाउ रजिस्टर्ड विथ नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी। कोई आपसे पूछे तू रजिस्टर्ड है क्या, आप बोलो हाँ, स्कूल के रजिस्टर में मेरा नाम है, स्कूल की कोचिंग के रजिस्टर मेरा नाम है, नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी के रजिस्टर में मेरा नाम है, आईसीआई के रजिस्टर ऑफ स्टूडेंट्स में मेरा नाम है, भारत सरकार के आधार रजिस्टर के अंदर मेरा नाम है, शायद वोटर आईडी रजिस्टर के अंदर भी आपका नाम आया, आ गया, हो गए 18 साल के, कितने बच्चे हो गए 18 साल के, अरे वाह पावर है इतने, और बिलो 18 हाथ उठाएंगे जरा, इतने सारे छोटे छोटे बच्चे, ओके वेरी नाइस। तो वहां के रजिस्टर, किस रजिस्टर में नाम आना क्या कहलाता है, रजिस्टर्ड। और आप जो ये सारी मेहनत करोगे ना, उसके पीछे एक ही सोच है कि इस रजिस्टर से आपका नाम उस रजिस्टर में चला जाए। कौन से कौन से में, स्टूडेंट वाले रजिस्टर से मेंबर्स वाले रजिस्टर में नाम चला जाए। रजिस्टर्ड होने का मतलब रजिस्टर में नाम लिखवाना। सर कौन सा वाला रजिस्टर, अरे वो एक रजिस्टर ऑफ कंपनीज है, क्या नाम है बोलना, हाँ बोलो बोलो, ऐसे बैठ के नहीं चलेगा काम, साथ साथ बोलना है, क्या है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज है। और एक बंदा उस रजिस्टर को मेंटेन करता है, उस बंदे का नाम बताओ, वन हु मेंटेन्स द रजिस्टर इज रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है। वो रजिस्टर लेके ऐसे पेन लेके बैठा हुआ, बोलो ऐसा एक मिनट मेरा नाम लिखना, प्रोसेस है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख लेगा, वो प्रोसेस करो, वो आपका नाम लिख लेगा, आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी। कौन सा एक्ट में, इन दिस एक्ट, इस एक्ट का नाम बताओ, द कंपनीज एक्ट 2013, है ना। तो अच्छा सर समझ गए हम, भारत में कंपनियां बनने की शुरुआत सन 2013 में हुई थी, सही बोला, एम आई राइट, नो, क्या 2013 के पहले देश में कंपनियां बनती थी, उसके पहले द कंपनीज एक्ट 1956 था। हाँ सर 1956 संविधान बनने के कुछ साल बाद देश में कंपनियां बनना भी शुरू हुई, नहीं 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 नहीं, उसके पहले द इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 था, 1913, जब अंग्रेज थे देश में तब एक कंपनीज एक्ट था।
द इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, हाँ सर समझ गए, तब से ही बनना शुरू हुई ये कंपनियां देश में। नहीं नहीं, उसके पहले इंडियन कंपनीज एक्ट 1882 था, झांसी की रानी के थोड़ा आसपास। उसके भी पहले द इंडियन कंपनीज एक्ट 1866 था, और उसके भी पहले कुछ कंपनीज एक्ट हुआ करते थे। हिंदुस्तान की सबसे पहली कंपनी तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वही तो लोग आए थे कंपनी बिजनेस करने के लिए, मसाले खरीदने के लिए, और चूना लगा के चले गए। तो कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अभी जितनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फॉर्म आप कभी ध्यान से देखोगे ना, तो आपको ऐसा दिखेगा, एम मेहता एंड कंपनी, महेश सोलंकी एंड कंपनी, बांटिया तुलसियान एंड कंपनी, नाहटा महाजन एंड कंपनी। सर ये भी तो सारी कंपनीज है, इनके नाम में क्या लगा है? कंपनी। नाम में कंपनी लगाने से कोई कंपनी नहीं होता। सर फिर कैसे कंपनी होते हैं? नाम में कंपनी लगाने से आप कंपनी नहीं होते हैं, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करवाने से आप क्या होते हैं? कंपनी होते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके नाम में किधर भी कंपनी नहीं है, क्या ये कंपनी है? क्योंकि इट इज रजिस्टर्ड अंडर अंडर द एक्ट, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। इस एक्ट में रजिस्टर होने से आप क्या कहलाते हो? कंपनी कहलाते हो। क्या माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एक कंपनी है? कॉमन मैन से पूछोगे तो वो कहेगा हाँ। अमेजॉन जो यूएसए में बनी है वो भी क्या है? कंपनी है। लेकिन अगर आप लॉ के स्टूडेंट से पूछोगे कि क्या अमेजॉन यूएस एक कंपनी है, तो बोलेंगे नहीं, बिकॉज कंपनी मीन्स द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, इंडिया में रजिस्टर। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, वो अमेरिका में रजिस्टर्ड है। अमेजॉन यूएस जो है वो अमेरिका में रजिस्टर्ड है, वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। इस एक्ट में रजिस्टर होने से ही आप कंपनी बनते हो। एलएलपी एक्ट में रजिस्टर होगे तो नहीं बनते, पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर होगे तो नहीं बनोगे। अफगानिस्तान के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो जाओगे तो भी आप कंपनी नहीं बनोगे, यहां रजिस्टर होना पड़ेगा। और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, प्रीवियस कंपनी लॉ इज द कंपनीज एक्ट 1956, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर्ड कंपनी ऑर्डिनेंस 1942। पहले तो सारे एक्ट के नाम में आगे इंडियन लगा होता था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट। पता है क्यों? क्योंकि तब देश में अंग्रेज थे और अंग्रेजों को ये डिसाइड करना होता था कि ब्रिटिश लॉ की बात कर रहे हैं कि इंडियन लॉ की, तो वो इंडियन प्रीफिक्स लगाते थे। लेकिन अब जो एक्ट बनते हैं उनमें आगे इंडियन लगा हुआ नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में ही बन रहा है, अब उसमें ऐसे अलग से प्रीफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि अभी वो नए वाले का नाम रखा उन्होंने बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, इंडियन। आपको पता है ये बात? वो पिक्चर में कोई मर्डर करता है, फिर जज साहब क्या बोलते हैं? ताज़िरात हिंद की दफा 302 के तहत सजाए मौत। अरे यार पिक्चर है भी, तुम आजकल लगता है उधर की अमेरिका की सीरीज देख रहे हो या के ड्रामा देख रहे हो। नहीं देखा कभी जज साहब? वो कभी 302 धारा नहीं सुनी क्या तुमने? मर्डर की सेक्शन कौन सी है? 302। और वो शहर में जुलूस नहीं निकाल सकते, 144 धारा 144 लग गई, राइट? ये सब धाराएं, सेक्शंस इंडियन पीनल कोड में दी हुई थी, भारतीय दंड संहिता के अंदर। बदल गया वो, उसकी जगह नया एक्ट आ गया, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, ऐसे हो गया वो। तो मैं आपको, चलो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब ये इंडियन वर्ड आजकल नहीं मिलता। इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, 1882, 1860, टाटा ग्रुप की कुछ कंपनियां 70, 80, 100 साल पुरानी है। वो पता नहीं कौन से वाले पुराने एक्ट में बनी थी, लेकिन उनको आज भी क्या माना जाता है? कंपनी। एज सून एज यू आर ए कंपनी, तो 470 सेक्शंस आपके ऊपर लग जाती है। हाँ, द कंपनीज एक्ट 2013 में बताओ कितने नंबर ऑफ सेक्शन बोली मैंने अभी? 470 sections are there and 7 schedules are there। बहुत बड़ा एक्ट है। थैंकफुली वो 470 सेक्शन पूरी हमारे एक्ट में, सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में है 10 चैप्टर, पहले 1 to 10, 1 to 148, 148 सेक्शन। फिर एक चैप्टर नंबर 22 भी उन्होंने रख दिया है, उसमें कोई 10 सेक्शंस और है। तो रफली 160 सेक्शंस अपने सिलेबस में है आउट ऑफ 470।
मतलब 1/3 ऑफ द एक्ट इज इन योर सिलेबस, और उसको पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा है, फुल सिलेबस, फुल एक्ट सिलेबस के अंदर नहीं है। तो चलो आप जैसे अब ये देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1973, बताओ कौन सा एक्ट में रजिस्टर हुई होगी वो? देखो यहां स्लाइड पे और जवाब दो। द कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर हुई होगी वो। टाटा स्टील लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। इट इज सच एन ओल्ड कंपनी, लगभग 100 साल होने आ गए। तो बताओ कौन सा एक्ट में रजिस्टर हुई होगी वो? द इंडियन कंपनीज एक्ट 1882 में रजिस्टर्ड है टाटा स्टील। इंफोसिस वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1981, नई कंपनी है फिर भी बहुत पुरानी है। तो कौन सा एक्ट में रजिस्टर हुई होगी? द कंपनीज एक्ट 1956। तो आपको मतलब वंस यू आर ए कंपनी, व्हाट इज कंपनी, चलो बोल के बताओ। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 डेफिनेशन बोलने की कोशिश करो, क्या पढ़ा था? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये सारे एक बार इसमें अगर आप आ गए, इसका मतलब आप कौन हो? कंपनी। और अगर आप कंपनी हो तो 470 सेक्शंस और 7 शेड्यूल्स और इनके साथ जुड़े हुए इतने सारे पेज की ऊंचाई नहीं बता रहा हूं मैं, बुक की मोटाई बता रहा हूं। इतने सारे रूल्स पढ़ने पड़ेंगे और इतने सर्कुलर्स और इतने नोटिफिकेशंस और इतनी सारी सेबी गाइडलाइंस और इतने सारे केस लॉज, वो सब आपके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली लग जाते हैं। सर मैं तो प्रोप्राइटरशिप में ही कर लेता हूं बिजनेस। हाँ वो बेस्ट है, छोटा बिजनेस है तो आई एडवाइस की वैसे ही करो। बिजनेस थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर कंपनी बना लेने से फायदा है कि भाई कंपनी डूब गई तो मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है, मेरा घर नहीं बेचेंगे वो लोग। प्रोप्राइटरशिप डूब गई तो वहां आपका घर, गाड़ी, बंगला, मकान, ज्वेलरी सब बेच देंगे। वो इसलिए कंपनी बना लेते हैं लोग, अदरवाइज तो कंपनी बनाना मतलब इतने बड़े एक्ट को फॉलो करना। सर मेरे को तो मालूम ही नहीं है कि इसमें क्या लिखा है। डोंट वरी, गिव फीस टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, ही विल डू इट फॉर यू कि भाई आपको क्या कंप्लायंस करना है। आम आदमी के लिए कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जॉइन टुगेदर फॉर एनी कॉमन पर्पस, नॉर्मली फॉर डूइंग बिजनेस एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स देयर ऑफ। पर सर ये तो पार्टनरशिप में भी होता है। पार्टनरशिप इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जॉइन टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस विच इज अ बिजनेस एंड दे डू शेयर द प्रॉफिट। तो फिर आप तो वही डेफिनेशन बोल गए कंपनी में जो कि पार्टनरशिप फर्म की थी। नहीं, कुछ बातें हैं जो कंपनी को पार्टनरशिप फर्म से अलग कर देती है, और वो है कि कंपनी रजिस्टर्ड है। क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? ऑप्शनल है कि होता ही नहीं है? हाँ, और कंपनी का रजिस्ट्रेशन, इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड यू आर नॉट अ कंपनी। फिर उसके बाद में दूसरी चीज, आर्टिफिशियल पर्सन। आर यू अ पर्सन? कुछ लोगों को शक है पीछे वालों, रोबोट तो नहीं है कोई यहां पे? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो जवाब दे ही नहीं रहे हैं। आर यू स्टिल कनेक्टेड? माय क्वेश्चन इज, आर यू अ पर्सन? यस यू आर। यस सर, आई एम केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। I can buy property, I can hold property, I can sell property, I can enter into contract. If the counterparty does not obey contract, I can sue on him. वो कॉन्ट्रैक्ट न माने तो मैं उसके ऊपर सू कर सकता हूं, SUE, है ना? स्यू, समझ गया ना? आप गलत मत समझ जाना। और अगर मैं नहीं मानूं कॉन्ट्रैक्ट तो वो मेरे ऊपर सू कर सकता है। ये है पर्सन। कंपनी भी यही सब कर सकती है। और आपके कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते पता है? भैया एक कॉपी देना मोटी वाली, 150 रुपए की, ये ले कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कितने का? 150 रुपए का। वाह भाई वाह, क्या कॉन्ट्रैक्ट करा था। कंपनी बोलती भैया जरा वो कॉपी बनाने वाली फैक्ट्री देना,
150 करोड़ में। आपके मेरे कॉन्ट्रैक्ट तो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक पोहा खरीद लिया, किराने की दुकान से टूथपेस्ट खरीद ला है। कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट बड़े होते हैं। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, बिजनेस कर सकती है, सूट फ्राई कर सकती है, डिफेंड कर सकती है। सर तो कंपनी वही सब कर रही है जो मैं कर रहा हूं, तो मैं पर्सन तो कंपनी भी पर्सन। यस, बट कुछ काम है जो आप कर सकते हैं, कंपनी नहीं कर सकती है, जैसे शादी। हाँ सर, इसलिए तो इतना पढ़ लिख रहे हैं कि एक दिन शादी हो जाए। आहा, ठीक है। कंपनी कांट मैरी, आपको जेल भेजा जा सकता है। कंपनी कैन नॉट बी पुट टू इम्प्रिजनमेंट। आप आने वाले इलेक्शन में, अब तो गए अभी अभी, अब तो बहुत 5 साल है लगभग, 5 साल बाद जो इलेक्शन होंगे उनमें आप वोट कर सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इधर उधर न खसके तो सरकार चलेगी पूरे 5 साल। तो फिर आप आने वाले इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। क्या कंपनी वोट कर सकती है? क्योंकि इट इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप एक्ट में वो सिटीजन नहीं है। तो बहुत से, अच्छा एंड मोर इंपॉर्टेंट, आपका ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। आज आप सीए कर रहे हैं, कल छोड़ के आप एमबीबीएस करना शुरू कर दो, वापस 11 से बायो पढ़ना शुरू करो। परसों आप बिजनेस कर लो, परसों आप अग्निवीर बन जाओ, नरसों जाके मिलिट्री में भर्ती हो जाओ, फिर एक दिन सब छोड़ के तपस्या करने लग जाओ। जो चाहो करो, यू फ्री टू डू। जब पैदा हुए थे ना, तो यहां या फिर पीके के हिसाब से यहां ठप्पा लगा हुआ नहीं आया था। इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, फालतू आदमी, कुछ भी ठप्पा लगा हुआ है आपके ऊपर। लेकिन जब एक कंपनी पैदा होती है तो अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के साथ, ठप्पे के साथ में पैदा होती है और सिर्फ वही काम कर सकती है। उसके अलावा कुछ करे तो अल्ट्रा वायरस हो जाता है। नहीं, यानी इस तरफ तो नहीं है कुछ भी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कंपनी और आपको अलग करती। आप जो चाहो कर सकते हो। घर जाओ, पतंग उड़ाने लग जाओ आपकी, चलो बारिश में पतंग उड़ाएंगे आप। कंपनी नहीं कर सकती। कंपनी जिस काम के लिए बनी है वही कर सकते। इसीलिए हम बोलते हैं कंपनी कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल। फिर उसके बाद हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। आप कंपनी के शेयर खरीदो, आप कंपनी के मालिक हो। फिर कंपनी एसेट की मालिक है। सर मैं कंपनी का मालिक, कंपनी एसेट की मालिक, मैं एसेट का मालिक नहीं बच्चे ना। कंपनी हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अरे एक बात बताओ कि आपका दोस्त, एकदम पक्का दोस्त जिसको अपन कहते हैं फास्ट फ्रेंड, लंगोटिया यार, एकदम खास जिगरी दोस्त आपका, वो लोन ले 200 करोड़ का और ना चुका पाए और उसका बिजनेस डूब जाए, आपको चुकाना पड़ेगा। आपने मेहनत से 10 करोड़ रुपए कमाए, दोस्त ने 200 करोड़ डुबा दिए, तो बैंक उससे मांगेगा तो बोलेगा, तो जेब बाहर निकाल के दिखा देगा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो कोर्ट में तो बैंक आप पे सूट फाइल कर देगा कि ये दोस्त है, ये चुकाएगा, राइट? यू आर लीगली बाउंड टू रीपे लोन ऑफ योर फ्रेंड। नहीं, आप उसके पार्टनर नहीं हो, दोस्त हो, मैं तो इसलिए कह रहा हूं। आर यू लीगली बाउंड टू रीपे लोन ऑफ योर फ्रेंड? यस और नो? नो। पता है क्यों? सेपरेट लीगल एंटिटी, वो अलग है, मैं अलग। सगे भाई ही क्यों ना हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, साथ जीने मरने की कसम खा ली होगी, 7 जन्म तक तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, जैसे ही बैंक वाला आया छोड़ के भाग जाएगा। और क्या बोलेगा? हम अलग है भाई साहब, कोई दो जिसमें एक जान कुछ नहीं है, ये अलग और मैं अलग, और इसका लोन ये भरेगी और मेरे पास तो पैसे हैं देने को, पर मैं तो देने वाला नहीं हूं। सेपरेट लीगल एंटिटी, यही कंपनी और मेंबर्स का भी है। अरे कॉर्पोरेट वेल पढ़ा होगा ना आपने, VEIL, वेल पढ़ा कभी आपने? कि जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, ये रहे 20 लोग जो गए थे आरओसी के पास कि भाई साहब हमको कंपनी बना दो। आरओसी ने कंपनी बना दी। जैसे ही कंपनी बनी, बीच में आके पर्दा गिरा, दुनिया के सामने रह गई सिर्फ कंपनी और शेयर होल्डर चले गए पर्दे के पीछे। सेपरेट लीगल एंटिटी, याद आया ना आपको? ओके। फिर कंपनी की खासियत, शेयर होल्डर मरते मर जाए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 40 लाख शेयर होल्डर, रोज 5-10 मर जाते होंगे, आई एम श्योर।
अरे इंदौर की पॉपुलेशन भी लगभग इतनी 30-40 लाख, 50-100 लोग रोज मरते हैं यहाँ। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के 50 शेयर होल्डर रोज मरते होंगे, वो 2-2 मिनट का मौन भी नहीं रख सकते, इतना भी टाइम नहीं उनके पास, वो 100 मिनट का रोज मौन हो जाएगा, रोज वाइंडिंग अप हो जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज का। बट नहीं होता है, शेयर होल्डर मरता है, मर जाए, उसकी जगह उसका सक्सेसर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, नॉमिनी, बहुत नाम है उसके, वो आ सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी, 4 दोस्तों ने मिलकर कंपनी बनाई, वो कंपनी ने बैंक से ढेर सारा लोन लिया, कंपनी के बिजनेस पे कुछ तगड़ा झटका लगा, निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐसा स्टेटमेंट दिया कि बिजनेस ही डूब गया। आप आराम से खड़े होके वीडियो बना सकते हो कि अरे वो देखो कंपनी डूब रही है, वो उसमें क्रेडिटर्स सब चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ, अरे क्या बढ़िया वीडियो आ रहा है। आपको उनको बचाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड। अगर आपका शेयर फुल्ली पेड है तो इधर आप 10, 20, 50 करोड़ की दौलत लेके बैठे हो, उधर वो 20 करोड़ के लिए डूब रहे हैं, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, इसी के लिए लोग प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप से ऊपर उठ करके और कंपनी बनाते हैं कि वहां आग लग जाए तो मेरा घर न जल जाए, बीच में लिमिटेड लायबिलिटी की दीवार होनी चाहिए। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कुछ चीजें ट्रांसफरेबल होती हैं और कुछ को ट्रांसफर करना अलाउड ही नहीं होता है। जैसे कोई एग्जांपल नॉन ट्रांसफरेबल चीज का, कैन आई से कि ये बिल्डिंग नॉन ट्रांसफरेबल है? ट्रांसफरेबल है भाई, ये तो ट्रांसफरेबल है। आपके कपड़े ट्रांसफरेबल है, वो तो। मेरे पास एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट है, उस पर लिखा है कि दिस मैन इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो कैसा है, नॉन ट्रांसफरेबल। शेयर सर्टिफिकेट जैसा वो भी एक सर्टिफिकेट ही है, फ्रेम करा के दीवार पे टांग के रखा है मैंने, उस पर लिखा है कि सी, और ऐसा हो कि सर दिखाओ ना कैसा लगता है, हम मोटिवेट होंगे, और मैं सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप दिखाने लाऊं आपको, और आप में से कोई लेके भाग जाए। क्या नाम आपका? विनम्र। नाम नहीं यार, विनम्र तो विनम्र कैसे लेके भागेगा, चलो पर ठीक है। विनम्र बोले सर पास से दिखाओ ना, और मैं दिखाने को दूंगा, विनम्र लेके भाग जाए और चिल्ला चिल्ला दे, अब तू सीए नहीं रहा, अब मैं विनम्र सीए बन गया। थैंकफुली ऐसा नहीं है। सर्टिफिकेट ही लेके भाग जाएं तो भी नहीं, मैं साइन करके दे दूं तो भी नहीं, मैं लिख के दे दूं कि मैं सरेंडर करता हूं, विनम्र को देता हूं तो भी नहीं, ये ट्रांसफरेबल है ही नहीं। कुछ चीजें ट्रांसफर होती है मगर विथ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। ये बिल्डिंग ट्रांसफर करनी है तो बहुत लफड़ा है, झंझट है कई तरह के। लेकिन शेयर ट्रांसफर करना इज लाइक दिस, नहीं 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 सॉरी, शेयर ट्रांसफर करना इज लाइक दिस, टच 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 स्वाइप टच, खत्म। अरे शेयर ब्रोकर का मोबाइल ऐप खोल लो, उसके बाद रजिस्टर हो जाओ और वहां पे टक 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 सोल्ड, और ऐसे ही करके बॉट। इतना आसान है शेयर को ट्रांसफर करना, राइट। ये सब बातें हैं जो कंपनी को बाकी के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अलग करती है। अब कंपनीज कई टाइप की होती है, जैसे एक प्राइवेट होती है, एक पब्लिक होती है, एक लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। तो मैंने इनके कॉम्बिनेशन बना दी। एक तो होती है प्राइवेट वर्सेस पब्लिक, घर के पैसों से चलाओ तो प्राइवेट, और पब्लिक से पैसा लाने की इंटेंशन रखते हो तो पब्लिक। फिर प्राइवेट हो चाहे पब्लिक, वो 3 टाइप की होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू अमाउंट ऑफ अनपेड कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड। फिर गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी 2 टाइप की हो सकती है, विथ शेयर कैपिटल, एंड इवन यू कैन फॉर्म अ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। सर ये वाली भी 2 टाइप की होती है क्या, विथ और विदाउट? नहीं नहीं, इसका तो नाम ही है लिमिटेड बाय शेयर्स, इट कैन नॉट बी विदाउट शेयर कैपिटल। कंपनीज के टाइप है, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, फॉरेन कंपनी, एसोसिएट कंपनी, 1% कंपनी, नाम सुने होंगे आपने ये सारे। स्मॉल कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, डोरमेंट कंपनी, निधि कंपनी।
फिर फंक्शनल क्लासिफिकेशन, जो इंश्योरेंस बिजनेस करे वो इंश्योरेंस कंपनी, जो बैंक का काम करे वो बैंकिंग कंपनी, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करे वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, जिसके लिए एक्ट अलग बना दे कि ये जहां 16 लाख कंपनी रजिस्टर है मेरे को उसके अंदर रजिस्टर नहीं होना, मेरा एक्ट अलग बनाओ, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट, उसको बोलते हैं स्पेशल एक्ट कंपनी। बचपन में दीपावली का निबंध लिखते थे ना, भारत त्योहारों का देश है, अब बदल देते हैं अपन उसको, अपन बोलते हैं भारत कानूनों का देश है। 3-4 हजार एक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। ये एक एक्ट का 1/3 हिस्सा अपन ने पढ़ना शुरू कराया आज, कम से कम 2-2.5 महीने लग जाएंगे। ऐसे देश में कितने एक्ट हैं? 3-4 हजार सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए एक्ट, और स्टेट गवर्नमेंट ने जितने अपने 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 स्टेट के लिए अलग 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 एक्ट बनाए हैं। आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट भी एक्ट बनाती है। अभी कर्नाटका ने पिछले दिनों एक बिल बनाया एक्ट बनाने की कोशिश में है कि भाई 100% रिजर्वेशन फॉर द कन्नड़ पीपल एट द लोअर लेवल जॉब, 50% रिजर्वेशन फॉर कन्नड़ पीपल इन प्राइवेट कंपनीज, वो ऐसा एक एक्ट पास करने वाले हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी क्या बनाती है? अपने एक्ट बनाती है। लोकल अथॉरिटीज भी अपने रूल्स बनाती है। तो 30-40 हजार एक्ट है वैसे अगर देखते जाओ तो, इतने कानून है देश के अंदर। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में आरबीआई रजिस्टर्ड है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट में एफसीआई रजिस्टर्ड है, जनरल इंश्योरेंस सेबी एक्ट के अंदर सेबी काम करता है, आईसीएआई एक्ट के अंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के अंदर आईसीआई बना हुआ है, वो भी स्पेशल एक्ट का ही उपज है। ये सारी और कंपनीज है। तो इन सब में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि भाई प्राइवेट कंपनी क्या है। वो आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवाता हूं उसका, कि प्राइवेट कंपनी वो है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी हो, चलो बताओ। हाँ, ये बहुत बड़ी बीमारी है कंपनीज एक्ट में और सारे ही एक्ट्स में। उसमें कई जगह ना सेंटेंस बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं, कहते हैं एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो सर कहां पे प्रिस्क्राइब्ड हो? मोदी जी की पर्सनल डायरी में? नहीं 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 नहीं, रूल्स में। बोलो कहां पे? जब भी एक्ट बनता है तो साथ में सरकार क्या बनाती है? रूल्स। एक्ट बताता है व्हाट टू डू, रूल्स बताते हैं हाउ टू डू इट स्टेप बाय स्टेप। जो डिटेल्ड प्रोसेस है वो कहां पे मिलती है? रूल्स में मिलती है। जैसे एक्ट में लिखा होगा कि नालटा प्रोफेशनल एकेडमी में एडमिशन ले लो, रूल्स में लिखा होगा रिसेप्शन पे जाओ, इंक्वायरी करो, इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करो, नाम, पिताजी का नाम, अपना मोबाइल नंबर, पापा का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एटसेट्रा लिखो, फोटोग्राफ चिपकाओ, रजिस्ट्रेशन फीस दो, जमा करो, ये रूल्स में लिखा होगा। और फॉर्मेट कि ये वाला फॉर्मेट भर के देना है, वो भी रूल्स के साथ में अटैच्ड होता है। एक्ट में बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, रूल्स बताते हैं कैसे करना है। तो हर एक्ट के साथ पहले ना, एक एक्ट के साथ एक रूल बनता था कि ये 400 सेक्शन का, 450 सेक्शन का एक्ट है, तो ये 200-400 रूल्स का रूल है कि 400 रूल्स है इसके अंदर। अभी आजकल क्या करते हैं, एक्ट को पहले चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, फिर चैप्टर को सेक्शन में डिवाइड करते हैं। तो वो जो हर चैप्टर के अलग अलग रूल्स हैं कंपनीज एक्ट में, तो इतने रूल्स बनाए, एक पूरा रूल बनाते बहुत बड़ा बन जाता, चैप्टर वाइज रूल्स बने हैं कंपनीज एक्ट में। तो जहां भी कहीं लिखा हुआ मिला एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब कहां लिखा मिलेगा? रूल्स में। सर तो फिलहाल रूल्स में क्या लिखा हुआ है इसके लिए? कुछ नहीं। यहां तो वो कहे कि जाओ वहां देख लो वहां क्या लिखा है ना। वो सर वो कल का टाइम टेबल क्या है? मैं बोलूं बाहर नोटिस बोर्ड है, उस पर देख लो। नोटिस बोर्ड पे कुछ है ही नहीं। फिर तो आपने अज्यूम कर लिया कि कल छुट्टी है। यहां क्या बोल रहे हैं? रूल्स में देख लो। रूल्स में हमने पूछा कि अंकल क्या है ये वाला पॉइंट? बोले अभी तक तो कुछ नहीं है। अभी तक कुछ नहीं है मतलब आज की तारीख में कंपनी बनाने के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। कंपनीज एक्ट 1956 में उन्होंने 1 लाख रुपए प्रिस्क्राइब किया था, इसलिए आपने कई बार लोगों को बोला सुना होगा कि प्राइवेट कंपनी के लिए 1 लाख की पेड अप कैपिटल लगती है। वो कंपनीज एक्ट 1956 में था, अब तो एक्ट बदल गया और यहां प्रिस्क्राइब करने ही भूल गए। वो 2 रुपए की कैपिटल से आप प्राइवेट कंपनी बना सकते हो। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। मेंबर बनने के लिए कम से कम 1 शेयर लेना पड़ता है। 1 शेयर कम से कम 1 रुपए का होता है।
तो दो लोग एक एक शेयर लो और प्राउडली आप कह लो 2 रुपए कि पेड अप कैपिटल से प्राइवेट कंपनी बनाई। प्रोप्राइटरशिप ठेले वाले भैया की भी कैपिटल इससे ज्यादा होती, बट फिलहाल कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं, तो 2 रुपए भी हो सकता है वो। फिर क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं? रेस्ट्रिक्शन। सर कैसा रेस्ट्रिक्शन? प्रोहिबिशन नहीं है, सुनो, प्रोहिबिशन नहीं है, क्या होना चाहिए? रेस्ट्रिक्शन। आप जानते हो 2 डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी में, एक मेमोरेंडम और एक आर्टिकल, सुना है आपने? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अक्सर ही कंपनी लिख देती है कि शेयर्स विल बी ट्रांसफर्ड ओनली विद द परमिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे आप अपने एक फ्रेंड को अपने घर में रखना चाहते हो 1 महीने के लिए, कुछ नहीं, ले आओ, या परमिशन लगेगी? परमिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पापा मम्मी मीटिंग बुलाएंगे, अब बोलेंगे कि भाई ये दोस्त है, अपने घर इसका दोस्त रहना चाहता है, वो उसके घर की बोर्ड मीटिंग में परमिशन लेगा कि मैं वहां जाऊं क्या, और इधर की बोर्ड मीटिंग में परमिशन लेगी कि वो यहां पे आ जाए। कि मम्मी साफ मना कर दे, इतने लोगों का खाना मैं नहीं बना सकती, फिर तो कोई तरीका ही नहीं है बाप के पास। अरे एक नाइट स्टे के लिए भी अब दोस्त के यहाँ जाते थे तो भी क्या लगती थी? परमिशन। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन लाओ कि सर अभी तक मैं शेयर होल्डर था, पापा आज तक मैं आपका बेटा था, आज से राहुल को मानना आप। अरे ऐसे कैसे? आप जा रहे हो किसी और को फिट करके कंपनी में, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन लगी, उनकी इच्छा है तो देंगे, नहीं तो मना कर देंगे, भाग जाए ऐसे, तो फिर ट्रांसफर नहीं होगा अगर वो मना कर दिए तो। शेयर ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने अलाउड है? 200। बहुत लिबरल लिमिट है। मैंने इतनी प्राइवेट कंपनीज के लिए वैल्यूएशन का काम किया है, आज तक 200 किसी में भी नहीं देखे, ज्यादा करके 2 होते हैं। और कुछ कुछ केसेस में जो हाईएस्ट मैंने देखे हैं वो ना 30-40 तक देखे हैं बस। बहुत लिबरल लिमिट है ये 200 की ऑलरेडी। और फिर उस लिबरल लिमिट में भी और लिबर्टी दे दी कि सुनो जॉइंट होल्डर्स को 2 नहीं 1 गिनेंगे। जॉइंट होल्डर समझते हो क्या आप? 2 लोग मिलकर शेयर लें या 3 लोग, ज्यादा से ज्यादा 3 जॉइंट होल्डर अलाउड होते हैं। 3 लोग मिलकर के शेयर ले लें तो उनको क्या बोलते हैं? जॉइंट होल्डर। तो उनको 3 नहीं गिनेंगे, उनको कितना गिना जाएगा? 1। और अगर कोई बंदा एम्प्लॉय है एज वेल एज मेंबर है तो उसको 200 के पर्पज से काउंट करेंगे ही नहीं। तो सर फिर कल को इसने नौकरी छोड़ दी तो फिर अगर ये एक्स एम्प्लॉय हो गया है तब भी हम इसको काउंट नहीं करेंगे। सर ऐसा क्यों करा होगा लॉ मेकर ने? देखो यार, लॉ मेकर जिस चीज को, सरकार जिस चीज को इनकरेज करना चाहती है उसको लेके लिबरल हो जाती है, और जिसको डिस्करेज करना चाहती है उसको लेके स्ट्रिक्ट हो जाती है। जैसे शराब और सिगरेट पे बहुत ज्यादा टैक्सेस लगते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उसको डिस्करेज करना चाहती है, पर आप अपने घर पे सोलर पैनल लगवाओ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए तो उस पर सब्सिडी मिलती है उल्टे, तो उसको सरकार क्या करना चाहती है? इनकरेज। ये सरकार जो करना चाहे, सरकार चाहती है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर दे और ऐसा मालिक बन के और एम्प्लॉय को ऐसा पैर का जूता बना करके न रखे बिल्कुल कि ये मजदूर कहेंगे चल काम कर। रादर देन उसको क्या दे दिए जाए? शेयर्स, ताकि इनके फ्रिक्शन कम हो आपस में और वो भी मालिक बन सके और दिल लगा के काम करे। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के संबंध अगर मधुर होते हैं तो सरकार उसके बीच की बाधा नहीं बनना चाहती है, तो सरकार बोल रही है कि एम्प्लॉय को हम काउंट नहीं करेंगे अगर वो शेयर होल्डर है तो। फिर वो नौकरी छोड़ के चला भी जाए तब भी हम उसको बाद में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है सर, वो नौकरी छोड़ने के बाद शेयर खरीद ले तो फिर तो काउंट करेंगे, वो तो पहले के शेयर थे तो काउंट नहीं कर रहे थे। वैसे ही बहुत लिबरल लिमिट थी, ऊपर से और 3 छूट दे दी यहां पे। पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज इज प्रोहिबिटेड। अपने शेयर्स और डिवेंचर्स का पब्लिक इश्यू एक प्राइवेट कंपनी नहीं ला सकती है। आप देखना न्यूज़पेपर में कभी कभी फुल पेज के ऐड आते हैं। अभी तो बहुत पब्लिक इश्यू आ रहे हैं, खासतौर से छोटी कंपनियों के, एमएसएमई जिनको कहते हैं, पर वो उसके ऐड उसमें आते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स में, भास्कर में नहीं आते, कम आते हैं। पब्लिक इश्यू लाने का क्या मतलब है? आप जनता को क्या बोल रहे हो? आओ और हमारी कंपनी के शेयर खरीदो। प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, उसको तो नाम ही क्या है? प्राइवेट। सॉरी यार, कितने रिस्ट्रिक्शन है यार प्राइवेट कंपनी पे
नहीं नहीं, ये इतने से रेस्ट्रिक्शन फॉलो कर लो तो 450 में से 100-150 सेक्शन लगना ही बंद हो जाएगी आपके ऊपर, या कम लगेगी। बहुत सारी चीजें आपके ऊपर एक्ट की लगना ही बंद हो जाएगी। अरे ये तो प्राइवेट कंपनी है, घर घर के बेसिस से चल रहे हैं, चेकिंग वाले, पुलिस चेकिंग वाले क्या बोलेंगे, इनको तो जाने दो, सिंपल। तो ये छोटे मोटे रेस्ट्रिक्शन मान लो तो बाकी बहुत सारे एक्ट से आपको क्या मिल जाता है, एग्जम्पशन, प्रिविलेज, रिलैक्सेशन मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि पब्लिक एट लार्ज का पैसा हो तो सरकार एकदम नजर गड़ा के बैठे आपके ऊपर कि तुम पैसे में गड़बड़ ना कर दो। तुम्हारे घर के पैसे चला रहे हो, गड़बड़ करोगे, डुबा दोगे, डुबा दो, फिर ये एक्ट कम लगता है आपके ऊपर। व्हाट इज पब्लिक कंपनी? अच्छा, ये सारी शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। व्हाट इज पब्लिक कंपनी? विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। और अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। पढ़ा था ना ऐसा आपने फाउंडेशन में। प्लस इट शुड हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है तो 7 रुपए की पेड अप कैपिटल से पब्लिक कंपनी बन सकती है। गेस करो कैसे? 7 members, every member should buy at least 1 share, like that. प्राइवेट एंड पब्लिक। फिर 1% कंपनी, इसमें नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं? एक। ये नेचुरल पर्सन होता है। वैसे एक प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में दूसरी कंपनी भी मेंबर बन सकती है। अच्छा चलो, सवाल है मेरा, कैन अ पब्लिक कंपनी बाय शेयर्स इन अदर पब्लिक कंपनी? क्या एक पब्लिक कंपनी दूसरी पब्लिक कंपनी की मेंबर, शेयर होल्डर हो सकती है? हाँ होती है, बहुत सारी है। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी बनती कैसे? एक कंपनी दूसरी कंपनी की शेयर खरीदती तभी तो सब्सिडरी बनाती है उसको। प्राइवेट कंपनी प्राइवेट के शेयर खरीद सकती है, पब्लिक कंपनी पब्लिक के खरीद सकती है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक के शेयर खरीद सकती है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट के। एक प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में आर्टिफिशियल मेंबर भी हो सकते हैं, पर 1% कंपनी का जो इकलौता मेंबर है उसके लिए क्या शर्त रख दी? दैट मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन, आपके मेरे जैसे, और वो भी होना चाहिए इंडिया का सिटीजन, और वो भी होना चाहिए इंडिया का रेसिडेंट। हालांकि उन्होंने लिख दिया वेदर रेसिडेंट और नॉट, लेकिन फिर डिफाइन भी कर दिया कि पिछले साल में कम से कम 120 दिन वो रहा हो। तो मतलब वो रेसिडेंट नहीं, जैसा 182 दिन वाला जो फैमा में बताया है, वो रेसिडेंट नहीं जो अदरवाइज बताते हैं। इसलिए लिखा है कि रेसिडेंट नहीं भी है तो चलेगा, मतलब 120 दिन रहना जरूरी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में बंदा इंडिया में कितने दिन रहा हो? 120 दिन कम से कम, तो ही वो ओपीसी का मेंबर बन सकता है। और वो छोटा बच्चा भी नहीं होना चाहिए। आप में से 5-10 लोग ओपीसी आज नहीं बना सकते क्योंकि हमको अडल्ट चाहिए, माइनर नहीं चाहिए। और एक बंदा एक ही ओपीसी का मेंबर हो सकता है। आई कैन नॉट मेक 10 ओपीसीज। आई कैन बाय शेयर्स इन 10 प्राइवेट कंपनी, 10 पब्लिक कंपनी, बट आई कैन नॉट मेक 10 ओपीसीज। मैं सिर्फ कितनी ओपीसी का मेंबर हो सकता हूं? सिर्फ एक का। हालांकि आपने पढ़ा होगा कि ओपीसी में एक नॉमिनी का भी प्रोविजन होता है। व्हाट डज दैट मीन? कि बंदा कहता है कि मैं मेंबर हूं, मैं मर गया तो ये व्यक्ति को मेंबर बना देना, तो वो नॉमिनेशन कहलाता है। आप 2 ओपीसी के मेंबर नहीं बन सकते, 2 या 2 से ज्यादा के नहीं बन सकते, एक के बन सकते हो। आप 2 ओपीसी के नॉमिनी भी नहीं हो सकते। एक पापा ने ओपीसी बनाई, एक मम्मी ने, वो दोनों आपको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, नहीं बना सकते। सिर्फ एक ही ओपीसी में नॉमिनी हो सकते हो। हाँ, पर आप एक के मेंबर, एक के नॉमिनी हो सकते हो। पर जिसके आप नॉमिनी हो वो मेंबर मर गया तो फिर तो आप इसके भी मेंबर बन जाओगे, फिर तो आप 2 के मेंबर बन गए। तो आपको फिर चूज करना पड़ेगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो 2 में से एक को चूज कर लो 180 दिन के अंदर। तो सर एक चूज कर ली तो दूसरे का क्या करे? आग लगा दे? नहीं, शेयर ट्रांसफर कर दो, दूसरा बंदे को चली जाएगी वो कंपनी। ओपीसी के अंदर आप एनबीएफसी का बिजनेस नहीं कर सकते। आपको फुल फॉर्म पता है एनबीएफसी का? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। जैसे बजाज फाइनेंस, मणप्पुरम गोल्ड लोन, मुथूट फाइनेंस,
IIFL होम फाइनेंस, ऐसे ढेरों कंपनियां हैं, टाटा कैपिटल, ये सब कैसी कंपनियां हैं? इनका धंधा क्या है? लोन देने का, डिपॉजिट लेने, लोन देने का जो बिजनेस करे उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंस कंपनी। पर वो बैंक तो नहीं है, इसलिए बोलते हैं नॉन बैंकिंग बट फाइनेंस कंपनी। एनबीएफसी में एफसी इंपॉर्टेंट है कि ये फाइनेंस कंपनी है। ओपीसी ये वाला बिजनेस नहीं कर सकती है, बाकी जो चाहे करे। और ओपीसी सेक्शन 8 वाला काम भी नहीं कर सकती है, नॉट फॉर प्रॉफिट। ओपीसी को ये दो बिजनेस प्रोहिबिटेड है, इसके अलावा ओपीसी जो चाहे वो सारे कामकाज कर सकती है। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन में आज हमने क्या देखा? व्हाट इज कंपनी, व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, व्हाट इज पब्लिक कंपनी, व्हाट इज वन पर्सन कंपनी। ठीक है, तो अभी मैं एक आपको क्विकली इस सब से गो थ्रू करवा रहा हूं, क्योंकि ये सब आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा है, पर छोड़ नहीं सकते क्योंकि इंटर में है। ओके, फिर बाद में हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे जब नई चीजें आएंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो।